एंड टीचर्स। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल टीचर्स। और अच्छा लगता है सुबह रात से ही स्टूडेंट्स की तरफ से हैप्पी टीचर्स डे के विश काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर्स के साथ आने लग गए। तो इस प्रोफेशन में रहने की खुशी तब मिलती है कि जब बच्चे हमें अपनी तरफ से अप्रिशिएट करते हैं और दिल से अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि जो आपके मैसेजेज होते हैं टीचर्स डे पे या जब ज़रूरत होती है तब तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज टीचर्स डे पर मैं आप लोगों के लिए एक और गाइडलाइन लेके हाजिर होता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आज का टॉपिक है हमारा निट, जो एक वीक बाद होने वाला है। तो निट एग्ज़ाम में लास्ट के मोमेंट में क्या किया जाए कि आपकी प्रिपरेशन जैसी भी है उससे स्कोर 5 to 10% मिनिमम प्लस होके आए। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि अगर आपकी प्रिपरेशन एवरेज है तब भी आप अच्छी रैंक कैसे ले सकते हैं, और अगर आपका रैंक ऑलरेडी 600 के ऊपर मार्क्स स्कोर करने वाले हैं तो 600 को 630, 640, 650 में कैसे बदला जाए। मींस जो भी आपका स्कोर चल रहा है अभी तक उसको 10 to 40, 50 मार्क्स में कैसे इंप्रूव किया जाए विदाउट एनी स्पेशल हार्ड वर्क। बस कुछ जो बेवकूफ़ी वाले स्टेप्स होते हैं उनको अवॉइड करना है। हमें छोटी छोटी जो बातें होती है कि जिनके कारण हम लोग मार्क्स कटवा देते हैं या अपने लास्ट मोमेंट में बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है उस प्रिपरेशन को गड़बड़ कर देते हैं, उस चीज़ को ही हम लोगों को बच्चों अपने आप को मेंटेन करा के रखना है कि कैसे बेवकूफ़ियों से बचें। तो टाइम वेस्ट किए बिना सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं कुछ पॉइंट जो निट के एग्जाम्स के लिए आपको ध्यान रखने जरूरी हैं। सबसे पहले आप लोगों ने स्क्रीन पे मेरा नाम देख ही रखा होगा। माय नेम इज शैलेश सदावत। इस JEE निट फील्ड में 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस कह सकते हैं। हज़ारों बच्चे टॉप लेवल के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं निकाल चुका हूँ। इंडिया के जितने भी मोस्ट रेपुटेड ब्रांड हैं वो सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं। बेस्ट केमिस्ट्री अवार्ड भी मिला हुआ है टीचर का मुझे। तो ये कुछ मैंने अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दिया। बात करते हैं ध्यान रखने की बातें जो निट के आपके परसेंटेज और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी। सबसे पहला, बहुत से बच्चों को देखा एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं पता होता। 2 साल प्रिपरेशन कर लेते हैं बट एग्ज़ाम्स का ही नहीं पता कि कितने मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं आप हंस रहे होगे सर ये क्या बात कर रहे हो। आप अगर अपने 10 में से बात करोगे तो बहुत से बच्चों को आज भी नहीं पता, एक वीक बाद एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस सब्जेक्ट से कितने आएंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न को ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। ऑफलाइन मतलब पेपर पेन पैटर्न से एग्ज़ाम होगा। 180 क्वेश्चंस को 3 घंटे में करना होता है। इन 180 क्वेश्चंस में से मेजर 50% होता है बायोलॉजी का, 45 मार्क्स और 45 क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के, और 90 क्वेश्चंस होते हैं बायो के। डेफिनेटली निट है, मेडिकल से रिलेटेड है, तो बायो का वेटेज ज़्यादा होना ही होना है। अब +1 करेक्ट आंसर के लिए +1, रॉन्ग के लिए -1, और अगर आपका मार्क्स अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 रहेगा। ये कुछ बातें मैंने आपको एग्जाम पैटर्न के रिलेटेड बताई। यहाँ पर एक काम की बात मैं बता देता हूँ। बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं तो बिकॉज बायो लेने वाले हैं तो 95% से ज़्यादा बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट बायो ही होता है। गलत नहीं है। और वो इसी चक्कर में बायो को ही 2 साल पढ़ते रहते हैं। तो बायो में 180 क्वेश्चंस में से 150 क्रॉस करना हर एक के लिए मामूली बात है। तो अगर आप कहें कि बायो में तो मेरा स्कोर अच्छा हो जाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्कोर डाउन रहता है, मैं बायो के हिसाब से कर लूँगा, तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि बायो में सारे बच्चे चैंपियन है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे होना है। आपकी रैंक बनाने और बिगाड़ने का काम करता है या तो केमिस्ट्री, और उससे भी बड़ा रोल होता है फिजिक्स का, क्योंकि आपके अंदर फिजिक्स फोबिया होता है। तो आप सबसे पहले फिजिक्स फोबिया को दूर कीजिएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप कैसे अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करें। दूसरी जो काम की बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है, जो आपको ध्यान रखनी है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि फिजिक्स में केवल और केवल जो है न्यूमेरिकल ही नहीं होते।
थियोरेटिकल पोर्शन भी होता है और आप थियोरेटिकल पोर्शन से फिजिक्स को इम्प्रूव करा सकते हैं बच्चों। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल का फोबिया हटा देना, अराउंड 20% तक ही न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी का 80% जो फिजिक्स का पार्ट है वो न्यूमेरिकल थियोरेटिकल पार्ट है। तो उस थियोरेटिकल पार्ट को आपको इम्प्रूव कराना है, उस थियोरेटिकल पार्ट को आपको इम्प्रूव कराना है। अगला दूसरी जो काम की बात है, आपको एग्जाम पैटर्न के बाद निट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम निट के लिए प्रिपरेशन करें, तो इसकी डिटेल वीडियो में एक अलग से भी डालने वाला हूं बाद में, बट अभी शॉर्ट में बता देता हूं। ज़्यादातर बच्चों को पता है निट का मतलब एमबीबीएस बीडीएस में ही एडमिशन होने का है। निट का मतलब एमबीबीएस और बीडीएस में ही एडमिशन होने का है। ऐसा नहीं होता। निट से आप आयुर्वेद, होम्योपैथिक, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और डिफरेंट फार्मा वगैरह सारे फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा। तीसरा जो बात ध्यान रखने का है बच्चों, कि जो टॉपिक आज तक आपने प्रिपेयर नहीं किए हैं, जो टॉपिक आपने आज तक प्रिपेयर नहीं किए हैं, उन टॉपिक्स को आपको ध्यान रखना है कि अब तक प्रिपेयर नहीं हुए तो आपको उन टॉपिक्स का इग्नोर कर दो, उन टॉपिक्स को इग्नोर कर दो। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सोच लीजिएगा कि 2 साल आपने प्रिपेयर नहीं कर पाए जिस टॉपिक को, अब उस पर एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। तो जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है, जो टॉपिक अवॉइड कर दिया है, उस टॉपिक के लिए आप ये बात ध्यान रखिएगा। जिन टॉपिक पे आप कमांड बना चुके हैं उन्हीं टॉपिक को फोकस करके चलो। नए एक्सपेरिमेंट करने का टाइम खत्म हो चुका है, अदरवाइज आप अपनी आती हुई रैंक को डाउन करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। ये बहुत पक्की बात है। ये क्यों सोचते हैं कि आप सारे 180 क्वेश्चंस कर देंगे, और जो 180 और 170 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की सोचता है वो डेफिनेटली इस स्टेज पे होगा ही नहीं। ये बात उन बच्चों का है जिनका 50% स्कोर या 60% स्कोर होने के चांस होते हैं ना, उन बच्चों के लिए बात एप्लीकेबल होती है। दूसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है, रियल पैटर्न को फॉलो जरूर करें। लास्ट डेज में एक जो बात आपको ध्यान रखनी है वो है रियल पैटर्न फॉलो करना, ठीक है। उसका कारण क्या है रियल पैटर्न फॉलो करने का? तो उसका सीधा सा लॉजिक है, रियल पैटर्न आउट ऑफ ट्रैक नहीं लेके जाएगा। अगर आप रियल पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, आउट ऑफ ट्रैक तैयारी कर रहे हैं, तो उस हार्ड वर्क करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। और इसके लिए स्पेशली आपको एक बात जो ध्यान रखनी है वो है, निट का एनसीईआरटी से बिल्कुल डायरेक्ट लिंक होता है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट 80-85% क्वेश्चन, 80-85% क्वेश्चन एनसीईआरटी से एज इट इज पूछे जाते हैं। जो रिमेनिंग 15-20% क्वेश्चन होते हैं वो भी आते तो एनसीईआरटी से है, वो आते तो एनसीईआरटी से ही है, लेकिन उन क्वेश्चंस के लिए आपको जो बात ध्यान रखनी होती है, डायरेक्ट नहीं होके एनसीईआरटी की लैंग्वेज को ट्विस्ट करके आते हैं। तो 80-85% तो डायरेक्ट, अगर आप एनसीईआरटी अच्छी तरह रीड कर चुके हैं तो एनसीईआरटी रीड कर चुके हैं तो आपका काम हो गया है। 15% क्वेश्चंस है वो भी थोड़ा दिमाग लगाओगे, एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? आउट ऑफ ट्रैक ना जाएं। और इन सब से भी ज़्यादा ज़रूरी आपकी प्रिपरेशन जैसे भी है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपका प्रिपरेशन डेफिनेटली अच्छा होगा। लास्ट स्टेज में बच्चा यही काम प्रॉब्लम करता है। लास्ट स्टेज में बच्चा साल भर तैयारी नहीं करेगा, लास्ट के डेज में बस 15 घंटा 20 घंटा पढ़ता रहेगा, नींद भी पूरी नहीं लेता, और वो सारी की सारी मेहनत खराब होने लग जाती है। बिकॉज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे निट है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नॉलेज के साथ साथ आपका मेंटल लेवल भी चेक करते हैं। और मेंटल को जितना आप कूल रखोगे, माइंड को जितना कूल रखोगे, आप उतना अच्छा प्रिपेयर करोगे। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो माइंड आपका एक्टिव नहीं होगा, माइंड बार बार हैंग होगा, गर्म होगा, जैसे आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर गर्म हो जाता है। तो माइंड आपका गर्म होगा तो आपके सोचने समझने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन ट्विस्ट फॉर्म में होते हैं, उन ट्विस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस को बच्चों आप नहीं कर पाओगे, आप में सोचने की कैपेसिटी कम हो गई है। तो हेल्थ प्रॉपर होनी चाहिए, खान पान का लास्ट डेज में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नींद पूरी लेना जरूरी है। अगला जो पॉइंट है,
डिस्कशन से बचें। जैसे एक कॉमन डिस्कशन चलता है सब फ्रेंड्स का आपस में या फैमिली मेंबर्स का भी, फालतू का स्ट्रेस डेवलप कराता है। किसका कितना हो गया, मैंने तो 2 बार प्रिपरेशन कर लिया, मैंने तो लास्ट के डेज में मॉक एग्जाम भी कर लिए, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, कोई भी क्वेश्चन आता मैं तो कर देता हूँ। बहुत से बच्चे मेरे जैसे फेंकू होते हैं, आता कुछ भी नहीं है लेकिन फेंकते रहते हैं ज़बरदस्त। और सामने वाला बच्चा उनकी बात सुन सुन के टेंशन में आता रहता है, बोले इसका इतना हो गया, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। कंपेयर बिल्कुल ना करें, कूल हो लें। लास्ट के 10-20 डेज में यही काम सबसे मेन है। डिस्कशन से बचें, आप अपना लेवल खुद पहचानें, उस लेवल के हिसाब से अपने प्लस और माइनस पॉइंट को ऑब्जर्व करें। दूसरे के साथ अपना कंपेयर बिल्कुल ना करें। अगर कंपैरिजन करना था तो आपको 1 साल 2 साल पहले कंपेयर करना था कि वो ज़्यादा आगे जा रहा है तो मैं अब आगे क्यों नहीं जा रहा हूँ। लास्ट के डेज में कंपेयर करके आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। तो डिस्कशन से आपका स्ट्रेस ही बढ़ेगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। हाँ, डिस्कशन करना है आपको अगर फ्रेंड से, तो कोई डाउट है तो वो डिस्कस कर सकते हो, बाकी का ज्ञान नहीं। वो कहता तू तेरा कितना बाकी है, वही ठीक है हो गया मेरा सारा, अभी बाद में बात करेंगे। डाउट आपको बताना है तो बताओ, नहीं तो मैं दूसरे फ्रेंड से पूछ लेता हूँ। तो ये बात ध्यान रखिएगा। मॉक एग्ज़ाम, प्रॉपर पैटर्न वाले मॉक एग्ज़ाम्स को ज़रूर दें। एनसीईआरटी में आपने जब पढ़ा होगा तो पॉइंट टू पॉइंट टिक भी किया होगा, इट मीन्स मेरी लैंग्वेज में उन्हें कहते हैं शॉर्ट नोट। वो ज़रूर बनाए रखे होंगे, उनको ज़रूर देखें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर रिवाइज कर लें। और मेरा सब्जेक्ट बेसिकली केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के लिए आपको मैं एक और सलाह दे सकता हूँ। मेरा जो यूट्यूब चैनल है शैलेश सदावत के नाम से ही यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, काफ़ी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री के बहुत सारे ट्रिक्स वाले वीडियो पड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे टॉपिक्स के ट्रिक्स वाले वीडियो मिलेंगे जिनको आप रटते आए हो, तो उनको देखेंगे, डेफिनेटली आपका केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा लास्ट में। तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी आप ज़रूर देख लें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले बायो की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज बायो का होता है। तो बायो के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब आप कहेंगे सर बायो की नॉलेज कैसे है, तो पहली बात कि काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है मेरा इस फील्ड में, तो सारे सब्जेक्ट और सारे लेसन्स की नॉलेज है। दूसरा, मैं एमएससी केमिस्ट्री के साथ साथ एमएससी जियोलॉजी भी हूँ, तो बायो में भी ठीक ठाक हाथ साफ़ कर लेते हैं कभी ज़रूरत पड़ती है तो अब बायो से चालू करता हूँ। तो बायो में बच्चों सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं फिजियोलॉजी से रिलेटेड। फिजियोलॉजी का मतलब एनिमल फिजियोलॉजी एज वेल एज प्लांट फिजियोलॉजी, दोनों मोस्ट वेटेज वाले हैं। आप ये पकड़ के चलो कि पूरा निट 90 क्वेश्चंस में से एवरेज 30 क्वेश्चंस तो फिजियोलॉजी फोकस आने ही हैं। 1-2 क्वेश्चन ऊंचा नीचा होगा, मीन्स 1/3 पार्ट आपका फिजियोलॉजी से रिलेटेड होता है, जिसमें एनिमल और प्लांट फिजियोलॉजी है। स्पेशली एनिमल फिजियोलॉजी काफ़ी वेटेज कवर करता है। दूसरा, डाइवर्सिटी जो आपका फर्स्ट यूनिट है जियोलॉजी और बॉटनी दोनों में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको भी इग्नोर मत करना। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से मोस्ट फ्रिक्वेंटली और मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाते हैं वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, मीन्स जेनेटिक्स और बायोटेक से रिलेटेड जो यूनिट है ना आपकी, इन शॉर्ट जेनेटिक्स बोल देता हूँ, वो पूरी यूनिट आ जाएगी। उसका रोल भी काफ़ी अच्छा होता है। चौथा जो आपका रोल आता है इसमें सेल बायो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इस चीज़ में। सेल बायो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगला है एनाटॉमी, एनिमल और प्लांट्स एनाटॉमी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें छोटे छोटे लेसन्स आ जाते हैं। क्लियर? तो वो उनकी डिटेल अलग बात है। मैंने मेजर कुछ टॉपिक बोले हैं, ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट सारे होते हैं, बट लास्ट के डेज के मूवमेंट में इन टॉपिक्स को आप स्पेशल वेटेज दे लीजिएगा। फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा टॉपिक तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मैकेनिक्स से, जिसमें न्यूटन्स लॉ वगैरह वगैरह, रोटेशनल वगैरह सब टॉपिक है। दूसरा, मॉडर्न फिजिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के, तो दूसरा उसको फोकस कीजिएगा। तीसरा जो है आपका वो है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस निकलते हैं बच्चों। और चौथा जो काम का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो यूनिट्स हैं, वो भी जो 12th का पार्ट है आपके, उनका भी रोल काफ़ी अच्छा होता है। तो ये मैंने बात की आपसे फिजिक्स और बायो की। अब मेरा सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में अब हम बात करें तो क्या बात होगी, तो
तो सीधा सा है, केमिस्ट्री में जो बात होती है यहाँ पर वो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दो यूनिट्स हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वाली जो यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि पूरी लिंक यूनिट होती है। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं कि हेलो एल्केन से क्वेश्चन आएगा, कई बार लिंक क्वेश्चन आता है, हेलो एल्केन का क्वेश्चन है, निकलता है एसिड में जाके बाहर। तो आप वहां पर पर्टिकुलर लेसन की बात नहीं कर सकते हो कि मेरे को ये लेसन करना है। तो इन शॉर्ट बेसिक जो रिएजेंट है इनके ट्रिक्स भी आपको मेरे चैनल यूट्यूब चैनल शैलेश रावत पे मिल जाएंगे। जो रिएजेंट्स हैं उसमें एक वीडियो जरूर देखिएगा, एक ही क्वेश्चन में सारे के सारे रिएजेंट दे रखे हैं, मींस वन क्वेश्चन विद 20 रिएजेंट, एक यूनिक वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, आपका ऑर्गेनिक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जीओसी दूसरा ऑर्गेनिक का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, तो वो आपको ध्यान रखने का है। इनऑर्गेनिक में रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं जो सारे ब्लॉक्स को कवर करते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ के साथ बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन इंडिविजुअल लेसन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल में लगभग सारे लेसन्स का वेटेज एक जैसा है, मीन्स 12th के 4 लेसन है, सॉलिड, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो, काइनेटिक्स, उनका इंपॉर्टेंस भी अपनी जगह है। एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन पर लेसन आते हैं। 11th के जो इंपॉर्टेंट लेसन हैं उनमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट एज वेल एज थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, इनका वेटेज भी है। तो इक्विलिब्रियम को थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना, क्योंकि इक्विलिब्रियम से नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरली 4 के आसपास निकल जाते हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बायोकेमिस्ट्री का भी मैं बोलना भूल गया हूँ। तो बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी के हैं तो दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बायोकेमिस्ट्री में, बायोपॉलीमर, डेली लाइफ, केमिस्ट्री इन ड्रग्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोटीन्स वगैरह वगैरह, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो इन सबको छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट इन सबको इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। तो लास्ट के डेज की मूवमेंट में आप छोटी छोटी सी ये सब बातें ध्यान रखें। लास्ट पॉइंट बच्चों, पेपर कैसा भी हो, पेपर करना कैसे है, 2 बातें ध्यान रखिएगा। पहला राउंड लगाइएगा तो जनरली आप पेपर को स्टार्ट कीजिएगा बायोलॉजी से या केमिस्ट्री से, फिजिक्स को लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, बिकॉज ज़्यादातर बच्चों का फिजिक्स पार्ट वीक होता है। वीक होने के कारण अगर क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो बच्चा अपना पेशेंस खत्म कर देता है, कॉन्फिडेंस उसका खराब हो जाता है। तो आपको सबसे पहला काम करना है बायो या केमिस्ट्री से अपना पेपर चालू करना। फर्स्ट राउंड सबका कंप्लीट कर देना, जो क्वेश्चन देखा टिक किया वो राउंड करना, उसकी OMR में एंट्री कर देना। उसके बाद सेकंड राउंड उस टाइप के क्वेश्चंस का लगाना जिनमें आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उनको सॉल्व करना, OMR में एंट्री करना, OMR प्रॉपर वे में भरना। लास्ट राउंड जो होता है बच्चों, उसमें आप देखना कि जिनमें रियल में आपको न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करना पड़ रहा है, 2-2, 4-4 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अगर आपका आंसर डेफिनेटली निकल रहा है उस राउंड में सही, तो आप टिक कर देना। अगर आपको लगता है डाउट है तो अवॉइड करना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग आपकी परफॉर्मेंस को बहुत डाउन कर देती है। तुक्का तो मत लगाना, लाखों में से एक ही इंसान ऐसा होता है जो किस्मत का धनी है, और किस्मत आपके साथ नहीं है। अगर हो रही होती तो आप ये लेक्चर सुनने के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा बैठते नहीं, आप अपने आप को मानते कि मैं 650 तो क्रॉस कर ही जाऊंगा। तो किस्मत के धनी हजारों भी नहीं, लाखों में कोई एक होता है। आइडेंटिफाई कर लो आपके बैक रिकॉर्ड से आप किस्मत के धनी हो या नहीं हो। तो ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस रखना, हौच पौच मत करना। अगर कॉन्फिडेंस है तो आपके क्वेश्चन पेपर कंपेयर में ज़्यादा सही होता है, और हौच पौच कर दिया तो अच्छी खासी प्रिपरेशन का ऐसी तैसी हो जाता है। तो लास्ट में ये बात कहने के साथ साथ ही आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट फॉर निट। मिलते हैं जल्दी ही निट के बाद, किस तरह के कॉलेजों में एडमिशन लेना है, कौन से मेडिकल कॉलेज और डेंटल आयुर्वेद कॉलेज आपके लिए बेटर है, इन सब के लिए एक और कैरियर गाइडेंस वीडियो लेके आने वाला हूँ फॉर मेडिकल स्टूडेंट।